न्यूज स्टूडियो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत एक दुखद खबर से करते हैं। इथियोपियन एयरलाइंस का एक प्लान बोइंग 737 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 10 मार्च की यह खबर है। इसमें सवार करीब 157 लोग, सभी के सभी इसमें उनकी मौत हो गई। तो ये बेहद दुखद खबर। इथियोपियन एयरलाइंस का एक विमान 10 मार्च की सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 197 लोगों की मौत हो गई। विमान में इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से नैरोबी के लिए उड़ान भरी थी। मृतकों में पर्यावरण मंत्रालय की सलाहकार समेत 4 भारतीय शामिल हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हादसे पर दुख जताया है। इस हादसे में मरने वाले लोगों में 35 देशों के नागरिक शामिल हैं और अब बताया जा रहा है कि इस विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। बोइंग 737 विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इथियोपियन एयरलाइंस का ये विमान था जिसने 10 मार्च की सुबह उड़ान भरी और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से नैरोबी के लिए उड़ी थी। इसमें 35 देशों के 157 लोग सफर कर रहे थे, जिनमें 4 भारतीय मूल के थे। अब एक और दुखद खबर की तरफ रुख करेंगे। दिल्ली में अक्षरधाम के पास एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई। दुर्घटना ये थी कि कार में भयंकर तरीके से आग लग गई। आग में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 उसमें से अपनी जान बचाने में सफल रहे। फिर से आपको पूरी बात बता देती हूँ। दिल्ली में अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास का ये मामला है, ये दुर्घटना है। चलती कार में यहाँ आग लग जाती है। एक ही परिवार के 3 लोगों की यहाँ इस कार में जलकर मरने से मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला समेत 2 मासूम बच्चियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कार चला रहा युवक और उसकी बगल में यानी कि आगे की 2 सीटों पे जो बैठे थे वो लोग सुरक्षित निकल पाए। ये 3 लोग, महिला और उसकी 2 बेटियां पिछली सीट पर थी, वो बुरी तरह से जल गई और जलने की वजह से, झुलसने की वजह से ही उनकी इस हादसे में मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि आग लगने के कारण थे सीएनजी की पर थी ये गाड़ी और सीएनजी लीकेज की वजह से ये आग इतनी भयंकर लगी कि उन लोगों को रेस्क्यू करने का भी समय नहीं मिल पाया। हालांकि 2 लोग जो अगली सीटों पर थे उन्होंने अपनी जान बचा ली और पीछे बैठे एक महिला और उनकी 2 बेटियां, मासूम बच्चियां हादसे का शिकार हो गईं। अगली खबर दिल्ली के जनकपुरी से है। एक सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक महिला के साथ कुछ लोग लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे और ये तस्वीरें सीसीटीवी की बदौलत सबके सामने आ पाई। और मौका था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, जिस दिन की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से 2 बाइक सवार एक महिला का पर्स छीनते हैं, बड़ी ही बुरी तरीके से उसको ग्रैब करते हैं और फिर लेडी को घसीटते हुए वो मनचले और अपनी बाइक को चलाते हुए निकल जाने की कोशिश करते हैं। यानी कि लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, महिला को चोट पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि मौके से वो फरार हो जाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से महिला गिर जाती हैं और वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से वो अपना पर्स बचा सकें और वो घिसटती चली जा रही हैं अपने पर्स के साथ। और ये घटना बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की है, जिस दिन ये हादसा हुआ। महिलाओं की ये स्थिति है हमारे देश में। महिला दिवस सब जगह सेलिब्रेट हो रहा था, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही थी, लेकिन सुरक्षा के हवाले से देखा जाए तो इस तरह से विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या ही हाल है वो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। 2 स्नैचर्स हैं, बाइक पर सवार हैं, हेलमेट पहने हुए हैं। आसपास लोग जो खड़े हैं वो तमाशबीन बने सब नजारा देख रहे हैं। चलिए अब आपको यूपी के वाराणसी लिए चलते हैं, जहां एक गुंडे को, मवाली को, छिछोरे आदमी को औरत से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया क्योंकि उस औरत ने उसकी धुनाई कर दी। तो यूपी के वाराणसी की ये खबर हम बता रहे हैं। मनचले को महंगा पड़ गया छेड़खानी करना। राह चलती महिला से एक जो मनचले ने छेड़खानी की, महिला ने उसको उसी वक्त पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया। उसको उसकी हरकत पर टोका और उसके बाद उस पर
थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो मंच चला, औरत से पिटता रहा तो महिला ने उसको तुरंत जवाब दिया और जूते चप्पलों से उसे वहीं पर पीटना शुरू कर दिया, यानी कि फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। और ये जो मंचला उन्हें छेड़ रहा था उसको उसी वक्त उसके कान से टोका और उसकी सरेआम पिटाई शुरू कर दी। हालांकि हैरत की बात इस खबर में भी यही है कि आसपास जो लोग खड़े हैं वो तमाशबीन बने इस तरह के मंजर को देखते रह जाते हैं। और अब बताया ये भी जा रहा है कि इस मंचले को बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। अगली खबर बिहार के हाजीपुर की है, जहां पर बेखौफ कुछ बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में उसकी दुकान पर धावा बोल दिया और उसे धमकाने की, मारपीट करने की कोशिश करने लगे। तो जमकर ये ऑफिस के अंदर ही उसके हंगामा हुआ। बदमाशों ने डीलर के दफ्तर पर ताबड़तोड़ गोलियां भी चला दी और बमबारी करते हुए वो वहां से भाग निकले, जिससे एक युवक जख्मी हो गया इस पूरी घटना में। और इस घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। तो बिहार के सुशासन की एक और पोल खोलती तस्वीर है ये, जो आपके सामने है कि हाजीपुर में बदमाशों ने शरेआम एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर गोली और बमबारी से हमला करना शुरू कर दिया। और इस घटना को बाद में जब ये पुलिस के संज्ञान में आई तो एएसपी वहां पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचते हैं ताकि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जा सके, सिचुएशन पर काबू पाया जा सके। फायरिंग की गई खुलेआम, बम का इस्तेमाल किया गया, कारतूस वहां पर मिले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वो सब चीजें आपके सामने हैं। तो बिहार में किस तरह से ये सुशासन की पोल खोलती एक और तस्वीर है। बेखौफ बदमाश हैं जो अपना कहर बरपाते हैं और आम बिजनेसमैन हो या छोटा कारोबारी, बड़ा कारोबारी, उनको किस तरह से डराते धमकाते हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से अब यह खबर आ रही है कि वहां पर एक बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको इस हादसे की दिखाते हैं। यहां दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाले एलिवेटेड रोड पर एक कार ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो और कार दोनों के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दुर्घटना के बाद ऑटो का हाल हुआ है, यानी कि बेहद भयंकर एक्सीडेंट है ये। इस भयानक सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, वहीं एक शख्स की अस्पताल में मौत हो गई है। तो आप कार की तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से, कितना इम्पैक्ट रहा होगा इस एक्सीडेंट का, कितनी जोर से उनका एक्सीडेंट आपस में हुआ है कि कार और ऑटो बुरी तरह से नष्ट हो गए हैं और एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार और ऑटो की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ये जोरदार, ऐसे लग रहा है दोनों के सामने से टक्कर हुई है, क्योंकि दोनों के सामने के हिस्से बुरी तरह से प्रभावित लग रहे हैं। प्रशांत के फोल्डर में मिल गया। नाम कमल राज। अब आपको नेता, एस्पायरिंग नेता जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कमल राज मिश्र की गुफ्तगू सुनवा देते हैं। यतेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी से उन्होंने बात की है। कमलराज जी, उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण कड़ी है दिल्ली की कुर्सी पाने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हुए, जब सपा बसपा एक साथ आए तो कैराना हो, फूलपुर हो, गोरखपुर, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक की सीट हार गई। अब तो आरएलडी भी उसमें जुड़ गई। एक महागठबंधन बड़ी चुनौती देगा यूपी में आपको। बाई इलेक्शन से जनरल इलेक्शन का तुलना नहीं की जा सकती, नंबर 1। नंबर 2, बाई इलेक्शन ऐसे समय में हुआ था जो हमारी सारी योजनाओं का समुचित तौर पर परिणाम लोगों के सामने नहीं आ पाया था। आज 5 वर्ष से आज लोग देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, ये हुआ मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और साथ ही साथ पुलवामा की घटना, जैशे मोहम्मद के ठिकाने को ध्वस्त करना और दुनिया के देशों को एक साथ जोड़कर पाकिस्तान को अलग थलग करवाना, पाकिस्तान को चुनौती देकर अगर तुम बदमाशी करते हो तो उसका जवाब दिया जाएगा। हिम्मत और साहस के साथ
प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण करते हुए जो उन्होंने दिया है, देश की जनता उनके प्रति पूर्णतः आकर्षित हुई है। और इसलिए मुझे लगता है कि चाहे वो कैसा भी गठबंधन करें, उसको ध्वस्त जनता कर देगी। एक अंतिम सवाल कलराज जी, आप हरियाणा के भी प्रभारी बनाए गए हैं और वर्तमान में यूपी से सांसद हैं, तो क्या पूरा समय हरियाणा को ही मिलेगा? चुनाव में ताल ठोकेंगे आप इस बार? पार्टी जिस प्रकार की योजना मेरे लिए बनाएगी उसके अनुसार प्रामाणिकता ईमानदारी के साथ काम करते हुए पार्टी को जिताने का प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद। यह कलराज मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी, क्योंकि जिस तरह के काम किए उसका फायदा मिलेगा। लेकिन जहां तक देवरिया की बात है तो देवरिया की जनता उन्हें आज भी याद कर रही है, क्योंकि उन्होंने काफी काम किया है। कैमरामैन अश्विनी के साथ यतेन शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चुनावी बिगुल बज चुका है। मोदी 2014 में जीत दिलाने में, एनडीए को जीत दिलाने में इंस्ट्रूमेंटल साबित हुए थे। इस बार भी सबसे ज्यादा अगर दारोमदार इस इलेक्शंस का है तो वो मोदी पर ही है। पर इस बार उनके सामने काफी सारी जहां अचीवमेंट्स होंगी, पॉसिबिलिटीज होंगी, उतने ही चैलेंजेस भी होंगे। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि इस बार 2019 के चुनाव में मोदी सरकार के सामने चुनौतियां कौन कौन सी होने वाली हैं। साथियों, वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें, और मोदी कहता है आओ हम सब एक होकर आतंकवाद को खत्म करें। मोदी सियासत का वो चमकता सितारा जो अपनी चमक के बूते साल 2014 में 282 सीटें लाकर केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार ले आया। साल 2014 में मोदी की प्रचंड लहर थी। इसी लहर का असर था कि एनडीए ने 336 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार फिर वही प्रदर्शन करने की चुनौती अब मोदी के सामने मुंह बाए खड़ी है। देश के दुश्मनों में भारत के प्रति ये जो सोच बनी है, तो उसका मूल कारण 2014 के पहले जो सरकारें थी रिमोट कंट्रोल वाली, उनका रवैया ऐसा था, इसके कारण इनको ये आदत हो गई थी। साथियों, भारत कभी नहीं भूल सकता कि 26/11/2008 को मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने आतंकी हमला किया था। क्या भूल सकते हैं क्या? उस समय कुछ करने की जरूरत थी कि नहीं थी? दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन इसके लिए दम चाहिए दोस्तों। मोदी की अगुवाई में 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 31% वोट हासिल हुए थे। मोदी की लहर में कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई थी और कांग्रेस महज 19% वोटों पर सिमट गई थी। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें हासिल हुई थी। 2014 में कांग्रेस कुल 60 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। अब चुनाव सामने है और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के सामने 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इस लक्ष्य की राह में कई सियासी अड़चनें हैं। नोटबंदी और जीएसटी का नकारात्मक प्रभाव मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा लगातार बढ़ता बेरोजगारी का आंकड़ा भी मोदी के लिए चुनौती है। ममता बनर्जी के महागठबंधन से निपटना भी मोदी के लिए बड़ी चुनौती होगी। यूपी में एसपी बीएसपी का गठजोड़ भी मोदी के लिए चुनौती है। यूपी में प्रियंका गांधी की एंट्री से बिगड़ा सियासी गणित भी मोदी के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। हालांकि मोदी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो किसी भी चुनौती से घबराते नहीं और दुश्मन की रणनीति को पलटकर उसी को मात देने में उन्हें माहिर माना जाता है। लेकिन सियासत का खेल संभावनाओं का खेल माना जाता है और इसमें संभावनाएं सभी के लिए खुली रहती, सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, क्योंकि प्रजातंत्र में असली शक्ति जनता के हाथ में है। और अब वो वक्त दूर नहीं जब जनता अपने वोट से ये साफ करेगी कि मोदी की चुनौतियां ज्यादा बड़ी थी या संभावनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जनता अपने वोट से ये साफ करेगी कि मोदी की चुनौतियां ज्यादा बड़ी थी या संभावनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।